हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में। और दोस्तों, हमने पिछली क्लास में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद देखे थे, जिसमें दोस्तों हम देख रहे थे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। और दोस्तों, उन्हीं शक्तियों में हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए थे। तो दोस्तों, हमने लास्ट बार देखा था जो हमारे 28 राज्य हैं उनमें क्या होता है, राज्यपाल। और जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, उनमें क्या होता है, उपराज्यपाल। और जो 3-4 जो दमन, दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, इनमें क्या है, इनमें प्रशासक बोला जाता है दोस्तों। तो हमारे कुछ अनुच्छेद रह गए थे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। हम देख रहे थे राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां। तो दोस्तों, ये टॉपिक हमारा चल रहा था, इसी में हमारे कुछ रह गए थे। तो दोस्तों, अनुच्छेद 76 ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है, एक अनुच्छेद है दोस्तों, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो अनुच्छेद 76 है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 76 दोस्तों। अनुच्छेद 76 में बताता है जो महान्यायवादी दोस्तों, हमारे संविधान में महान्यायवादी का एक पद दिया गया है, जो क्या होता है, एक विधि का जानकार जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, महान्यायवादी। और ये किसके पश्चात पर्यंत रहता है दोस्तों, इसकी नियुक्ति करता है दोस्तों जो महान्यायवादी है। इस महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है इसकी। और दोस्तों, ये राष्ट्रपति के प्रसाद बने रहते हैं, पद पर रहता है। क्या रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है दोस्तों। तो महान्यायवादी का ऐसा व्यक्ति होता है जो विधि का अच्छा जानकार होता है दोस्तों। और ये क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है, या फिर इसने ये पहले सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो, ऐसे ही व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, महान्यायवादी। तो दोस्तों, ये इसका पद क्यों है, तो दोस्तों इसका पद इसीलिए है ताकि ये राष्ट्रपति को संविधान से संबंधित उचित सलाह दे सके दोस्तों, इसीलिए इसका पद है। और इसके अलावा दोस्तों, अब हम देखते हैं जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG दोस्तों, हम जिसे CAG के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है वास्तव में दोस्तों, इसका पद हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णित है। क्या होता है दोस्तों, CAG होता है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। और दोस्तों, ये वित्तीय आय के लेखे जो कि रखता है और उन पर कंट्रोल रखता है दोस्तों। इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में क्या है, इसका विवरण है। तो दोस्तों, हमारे जो CAG, जिसे हम सीधा बोलते हैं कैग, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्योंकि दोस्तों, ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आता है, इसलिए इसकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। और ये किसके द्वारा, यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक चीज और है, इसको नियुक्ति और शपथ तो कौन दिलाता है, इसको शपथ भी दोस्तों राष्ट्रपति दिलाता है।
ये भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है दोस्तों। और जो हमारे महान्यायवादी है दोस्तों, इनको भी शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो दोस्तों हमारे सीएजी, इनको भी नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों। लेकिन इनके बारे में एक चीज़ है कि इनको राष्ट्रपति हटा नहीं सकता दोस्तों। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करते। क्या नहीं करते? ये प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एक संवैधानिक पद है। इसका विवरण हमारे संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 148 में कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति और शपथ तो दिलाएगा, लेकिन क्या है, वो इसे हटा नहीं सकता। ये अपना कार्यकाल पूरा करेगा दोस्तों। ये क्या करता है? इसे हटाने की एक ही प्रक्रिया होती है दोस्तों। इसे जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसी के माध्यम से इन्हें हटाया जा सकता है, वरना नहीं। किस तरह से दोस्तों? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनको दोस्तों पद से हटाया जा सकता है साबित कदाचार के माध्यम से, लेकिन इन्हें ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते। तो दोस्तों ये हमारे कार्यपालिका संबंधित शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद थे। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों 2 अनुच्छेद और रह गए जो राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है दोस्तों। तो मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, जो अनुच्छेद 316 है, अनुच्छेद 316 यह हमारी संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 316। दोस्तों ये भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। शपथ भी दोस्तों, इनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इन्हें हटा भी कौन सकता है दोस्तों? इन्हें राष्ट्रपति ही हटा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों और इसके अलावा एक अनुच्छेद और रह जाता है दोस्तों, अनुच्छेद 324। दोस्तों ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। दोस्तों निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं दोस्तों, एक अध्यक्ष है, 2 अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों। इनकी नियुक्ति भी कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 324 ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसकी सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों 1+2। इसमें दोस्तों 3 सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति।
और दोस्तों ये भी क्या है, ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते दोस्तों। इनका भी क्या है, इनको भी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस तरह से पद से हटाया जाता है, एक प्रकार से महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसी के माध्यम से हटाया जा सकता है, लेकिन एकमात्र महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए यूज किया गया है हमारे संविधान में। तो दोस्तों एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित कुछ अनुच्छेद थे। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों। ये तो थी दोस्तों राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। अब दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में, लेजिस्लेटिव पावर्स। विधायी शक्तियां दोस्तों हमारे संविधान में इन्हें अलग से नहीं बांटा गया, केवल एक जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उनके बारे में अनुच्छेद 53 बताता है कि ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां होगी। लेकिन दोस्तों आमतौर पर ऐसे इनका विभाजन नहीं किया गया है। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो लेजिस्लेटिव पावर होती है दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद कौन सा वाला दोस्तों, जो अनुच्छेद है अपना दोस्तों, अपना अनुच्छेद है कौन सा 79 इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां है उनका प्रारंभ दोस्तों यहीं से होता है, जिनमें क्या देखते हैं हम कि जो राज्यसभा प्लस में लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा, और एक और होता है कौन दोस्तों, हमारा राष्ट्रपति। कि संसद किससे बनेगी, ये दोस्तों संसद के बारे में। इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनेगी। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों हमारे संविधान का अनुच्छेद 79 कि इनसे मिलकर हमारी संसद का क्या होगा, निर्माण। और दोस्तों जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 99 कौन सा वाला अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 दोस्तों ये बताता है जो लोकसभा और राज्यसभा क्या क्या, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इनके सदस्यों को क्या करेगा दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को कौन सा पद दिलाएगा, राष्ट्रपति। ये किससे संबंधित है दोस्तों, शपथ से। ये दिलाएगा राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। तो दोस्तों अनुच्छेद 99 में बताता है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। तो दोस्तों जो लोकसभा के 543 सदस्य हैं दोस्तों, उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, जिसके बारे में लिखा गया है क्या कि दोस्तों जो लोकसभा के 543 सदस्य होते हैं, सदस्य कितने होते हैं दोस्तों, 543 जो निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों, इनको शपथ दिलाता है कौन, शपथ ये दिलाता है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वरिष्ठतम, जो भी लोकसभा में जो भी वरिष्ठतम सदस्य होगा दोस्तों, कौन होगा, राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाएगा दोस्तों, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को।
राष्ट्रपति दोस्तों एक लोकसभा के एक वरिष्ठतम सदस्य को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा, और उस वरिष्ठ सदस्य को क्या करेगा, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा ताकि वो और सदस्यों को शपथ दिलाए। इसे क्या करेगा दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर बनाएगा। जो अस्थायी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो इसे चुनेगा, प्रोटेम स्पीकर। जब तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती दोस्तों, तब तक कौन रहेगा, जो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। तो दोस्तों आप बोलोगे कि जो उम्र में बड़ा हो वही वरिष्ठतम होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, वरिष्ठता का आधार उम्र में बड़ा होना ऐसा नहीं है। इसके लिए यह हो सकता है दोस्तों कि अगर कोई सदस्य जो 5-6 बार चुनाव जीता हुआ हो, या फिर वो जो ज़्यादा अनुभव रखता हो दोस्तों, वो क्या करेगा, राष्ट्रपति उसको अपने स्वविवेक से उसे प्रोटेम स्पीकर बना सकता है दोस्तों। तो ये जरूरी नहीं है कि वो उम्र में ही बड़ा हो दोस्तों, वो ज़्यादा चुनाव जीता हुआ भी हो सकता है, या ज़्यादा अनुभव रखने वाला व्यक्ति उसे राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से प्रोटेम स्पीकर बना सकता है। और ये दोस्तों ये क्या करेगा, जो अन्य सदस्य हैं दोस्तों लोकसभा के, किसके, लोकसभा के, क्या करेगा, उनको शपथ दिलाएगा। तो ये था काम दोस्तों प्रोटेम स्पीकर का। तो हमारा अनुच्छेद 99 बताता है कि लोकसभा में राज्यसभा के सदस्यों को शपथ को दिलाएगा राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। तो इसमें दोस्तों लोकसभा के जो 543 सदस्य हैं, इनकी शपथ, इनमें राष्ट्रपति एक व्यक्ति को शपथ दिलाएगा जो कि क्या होगा, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होगा दोस्तों। और उसे क्या किया जाएगा दोस्तों, उसे शपथ दिलाकर प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। और जो प्रोटेम स्पीकर है वो दोस्तों लोकसभा के अन्य सदस्यों को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा दोस्तों। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों अनुच्छेद 80 में बताता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा, जो दोस्तों किससे संबंधित होंगे, साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा से संबंधित होंगे। दोस्तों ये 4 चीजें हमारे संविधान में बताई गई है। कौन से सदस्य दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य। कितने सदस्य दोस्तों, जो 12 सदस्यों का क्या करेगा, राष्ट्रपति मनोनयन करेगा। दोस्तों ये 12 सदस्य किससे होंगे, ये 12 सदस्य होंगे दोस्तों साहित्य, दूसरा दोस्तों कला, दोस्तों कला, साहित्य, विज्ञान, और एक और दोस्तों समाज सेवा। ये 4 श्रेणियां बताई गई है दोस्तों कि इन 4 श्रेणियों में जो व्यक्ति आता है और जिसने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है देश के विकास में, या अपने जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है, उनको क्या करेगा, राष्ट्रपति उनका मनोनयन करेगा राज्यसभा में। इसके बारे में बताता है दोस्तों अनुच्छेद 80। अब दोस्तों एक अनुच्छेद आता है अपना अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 दोस्तों, अनुच्छेद 331 है किससे संबंधित है दोस्तों, यह है एंग्लो इंडियन से संबंधित। किससे, 2 एंग्लो इंडियन से। इसमें दोस्तों ये लोकसभा में ये किसके द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस का मनोनयन किया जाता था दोस्तों। लेकिन अब दोस्तों 25 जनवरी 2020 के बाद में इनका मनोनयन नहीं किया जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो 104वां संविधान संशोधन है 104 दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या हुआ दोस्तों,
इसके द्वारा जो SC और ST का क्या 10 वर्षों के लिए जो आरक्षण बढ़ाया गया था जो लोकसभा और राज्यसभा में, वो दोस्तों वो तो बढ़ा दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ जो एंग्लो इंडियंस हैं उनका नहीं बढ़ाया गया दोस्तों। किसका दोस्तों? जो एंग्लो इंडियंस, जो एंग्लो इंडियन है दोस्तों, ये जो 2 एंग्लो इंडियंस है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता था दोस्तों, ये क्या करेगा, इनका मनोनयन अब वो राष्ट्रपति नहीं करेगा। कब है दोस्तों? ये था जो 25 जनवरी 2020 तक ही था दोस्तों ये। अब क्या हुआ दोस्तों, अब जो 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी 2020, इसके बाद से क्या होगा दोस्तों, 26 जनवरी 2020 के बाद में किसी भी एंग्लो इंडियन का क्या नहीं किया जाएगा, मनोनयन नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? अबे मनोनयन नहीं किया जाएगा। किसी भी एंग्लो इंडियन का क्या नहीं किया जाएगा दोस्तों, अबे इसका मनोनयन राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके बारे में संविधान में बताया गया है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा SC व ST का आरक्षण तो बढ़ा दिया गया, लेकिन जो एंग्लो इंडियंस है इनका आरक्षण नहीं बढ़ाया गया है। दोस्तों अगर आपको ये आ जाए कि क्या इसे खत्म कर दिया गया है दोस्तों, तो सही बताऊं दोस्तों, इसे बिल्कुल खत्म नहीं किया गया है, लेकिन इसके बारे में आगे कुछ नहीं कहा गया है। तो दोस्तों ये स्वतः ही समाप्त हो गया है दोस्तों, तो इसको हटाया नहीं गया, संविधान संशोधन करके हटाया नहीं गया, लेकिन ये क्या है, स्वतः ही समाप्त हो गया। इसकी अवधि 25 जनवरी 2020 तक की थी। और दोस्तों हमारा जो अनुच्छेद है कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 85। दोस्तों इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारा जो अनुच्छेद है 85, कौन सा वाला, 85। अनुच्छेद 85 ये दोस्तों ये क्या क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति दोस्तों क्या करेगा, अनुच्छेद 85 ये कहता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति करेगा जो लोकसभा और राज्यसभा के सत्र को आहूत करेगा, और इसका सत्रावसान भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा दोस्तों, और ये करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इसका स्वविवेक नहीं है दोस्तों राष्ट्रपति का। क्या करेगा दोस्तों, सत्र को आहूत, आहूत करना हुआ है, सत्रावसान करना। ये दोनों काम कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन ये दोस्तों क्या होगा, राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों, स्वविवेक नहीं होगा। ये स्वविवेक नहीं होगा तो दोस्तों क्या होगा, ये करेगा, क्या करेगा दोस्तों, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा दोस्तों। मंत्रिपरिषद जब बोलेगी तब इसको सत्र आहूत करना होगा और सत्र समाप्त करना होगा। ये क्या करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, मतलब ये इसका स्वविवेकी शक्ति नहीं है, लेकिन ये दोस्तों विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। और दोस्तों इसके अलावा जो सत्र को स्थगित करना, ये दोस्तों राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। ये किसका कार्य है दोस्तों, ये लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, सत्र को आहूत और सत्रावसान तो करेगा, लेकिन क्या करेगा नहीं, क्या नहीं करेगा, ये स्थगित नहीं कर सकता। क्या करेगा,
ये लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। जो स्थगित करना है किसका कार्य है दोस्तों? ये लोकसभा ये किसका कार्य है दोस्तों? ये लोकसभा अध्यक्ष। स्थगित करने का कार्य दोस्तों, तो सत्र को आहूत है, सत्रावसान तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सत्र को जो स्थगित करना है दोस्तों ये करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। हम आमतौर पर देखते हैं कि संसद की सत्र की कार्यवाही इस समय 2 बजे तक स्थगित की जाती है, 2 दिन के लिए स्थगित की जाती है, 1 दिन के लिए स्थगित की जाती है दोस्तों, किसी हंगामे या ऐसा होने की या फिर कोई अलग कारण होने की वजह से कार्यवाही स्थगित की जाती है। तो दोस्तों ये अधिकार किसको? ये लोकसभा अध्यक्ष को। और दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत ये दिया गया राष्ट्रपति को कि सत्राहूत और सत्रावसान वो कर सकता है और इसकी स्वीकृति शक्ति नहीं होगी, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा दोस्तों। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो दोस्तों एक चीज और बताता हूं, जो राज्यसभा होती है दोस्तों, क्या दोस्तों? राज्यसभा, और एक होती है अपनी लोकसभा। तो लोकसभा के बारे में मैंने आपको अभी बताया है, तो एक बार और बता देता हूं दोस्तों। जो राज्यसभा में होता है सभापति, और लोकसभा में क्या होता है? अध्यक्ष, या जिसे हम स्पीकर भी बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे तो सत्र को कौन दोस्तों स्थगित कौन करेगा? यहाँ पे स्थगित करेगा दोस्तों अध्यक्ष, और यहाँ पे सभापति। ये क्या करेगा? स्थगित करेगा सत्र को। तो ये दोस्तों इनकी अलग अलग पावर्स थी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और कमेंट्स दोस्तों, कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट से हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और हमें पता लगता है कि आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आपकी कोई क्यूरी है, आप कुछ पूछना चाहते हो दोस्तों, या फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो दोस्तों वो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। आपका तुरंत ही समाधान जरूर किया जाएगा दोस्तों, आपको पूरा आंसर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों आप क्लास को एंजॉय कीजिए और क्लास को दोस्तों पूरा देखा कीजिए। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो दोस्तों आपको दोबारा बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।